कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका जवाब अगर आप नहीं दीजिएगा तो मतलब फिर वो आपका इमेज कहीं ना कहीं डाउन करेगा और कहीं ना कहीं उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। उसमें से एक टॉपिक तो आपका बायोडाटा है, जो आपकी संबंधित चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्राइबल संबंधित चीज़ें, क्योंकि झारखंड के लिए ट्राइबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनजाति, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जो झारखंड जो है वो 5वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची क्या है, गवर्नर को यहाँ पे क्या पावर होता है, उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। जैसे ये नियम बनाया गया कि जो भी राज्य 5वीं अनुसूची में आएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि जनजातियों के कंडीशन को देखने के लिए उनकी शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इनकम कैसा चल रहा है, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन होगा जिसमें कि 20 सदस्य होंगे, मोस्टली ट्राइबल ही उसके सदस्य होते हैं, और गवर्नर उसके अध्यक्ष होते हैं, गवर्नर ही उसके मतलब मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन 2021 में झारखंड सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया। अब झारखंड में क्या है कि यहाँ पे जनजाति सलाहकार परिषद जो है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में जो है मतलब कौन कौन से राज्य जो है वो 5वीं सूची में आते हैं। फिर और एक बात, जैसे झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पूरा 24 का 24 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5वीं सूची में नहीं आता है, ठीक है। 13 जिला पूरे तरीके से प्लस 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, 13+3, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि जो भी मतलब जो भी एरिया जो आता है 5वीं अनुसूची में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग सा कानून होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेशा अधिनियम। मतलब पंचायती राज सिस्टम तो मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 1992 में, लेकिन उसके बाद एक चीज़ सामने में आया कि जो जनजाति लोग हैं उनका तो भाई बहुत पहले से जो है मतलब सदियों से उनका जो है अपना पंचायती व्यवस्था है। तो ये जो मॉडर्न पंचायती राज आया है, ये जनजाति वाले इलाके में कैसे लागू किया जाए, ठीक है। तो फिर भूरिया सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1996 में पेशा अधिनियम बनाया गया, एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पंचायती राज का विस्तार। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर जनजाति के लिए जो है जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन अधिकार अधिनियम, और उसी को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना वीर अबुआ दिसोम योजना जो है चालू किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम के क्या प्रोविज़न है, ठीक है, कब से ये लागू हुआ, तो मतलब सही रहेगा। और उसी तरह जो भूमि संबंधित कानून है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे CNT-SPT की बात करें तो दोस्त को पूछा गया था 6 JPSC में कि बताइए मुंडारी खूंट कटीदार क्या होता है ना। तो मुंडा कम्युनिटी के लोग जो छोटा नागपुर एरिया में आए और जंगल को साफ करके उसको खेती करने लायक बनाए, ठीक है, तो उनके वंशज को एक स्पेशल अधिकार मिला जिसको क्या बोला गया, मुंडारी खूंट कटीदार। खूंट मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली का, है ना। और यही चीज़ जब मुंडा को छोड़ के बाकी दूसरे ट्राइबल दूसरे जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया गया छोटा नागपुर में, तो उसका नाम क्या दिया गया, भुईहरी जमीन। लेकिन मुंडा के बाद जो दूसरा मेजर ट्राइब है, जो दूसरी मेजर जनजाति जो छोटा नागपुर में है, वो उड़ांव है। तो इन जनरल हम समझ लेते हैं कि भुईहरी जमीन मतलब किसकी ज़मीन, उड़ांव की ज़मीन। मतलब जैसे मुंडा आए, जंगल को साफ करें, उसको खेती करने लायक बनाए, तो उनके परिवार को जो है खूंट का अधिकार मिला ना, स्पेशल अधिकार मिला, तो उसको बोला गया मुंडारी खूंट कटीदार। वही चीज़ उड़ांव कम्युनिटी के द्वारा हुआ, तो उसको क्या बोला गया, भुईहरी जमीन, ठीक है। और जो यहाँ पे ज़मींदार थे, अब जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ज़मींदार को जो है मालिक बना दिए कि अब सारी ज़मीन आपकी है जब तक आप लगान देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी को इतना पावर मिलेगा तो वो कुछ ज़मीन पे कब्जा करेगा ही करेगा। तो ज़मींदारों के द्वारा जो ज़मीन हड़पी गई,
ठीक है, उनको क्या टर्म दिया गया है? मजियात ज़मीन, जीरत ज़मीन, ठीक है, बेड कट्ठा ज़मीन। ये 3 टाइप का जो ज़मीन है, ये मतलब ऐसा ज़मीन होता है जिस पे ज़मींदार का अधिकार रहता है और फिर मतलब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, ठीक है ना। मजियात ज़मीन, जीरत ज़मीन, बेड कट्ठा ज़मीन। और एक होता है राजहंस ज़मीन, मतलब जो राजाओं की ज़मीन थी उसको नाम क्या दिया गया? राजहंस ज़मीन। तो कई बार जो है आपको टर्म भी पूछ लिया जाता है कि बताइए मजिया ज़मीन क्या, जीरत ज़मीन क्या, क्योंकि ये सारा टर्म जो है वो आपको सीएनटी में डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप ये जान जाइए कि टीनेंट होता क्या है? काश्तकार, मतलब जो किसी के अंदर ज़मीन लिया है ना, उसको हम काश्तकार बोलते हैं, टीनेंट बोलते हैं। और झारखंड में, और यहाँ पे समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो सरकार से या ज़मींदार से जो है ज़मीन लिया, अब तो ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, लेकिन चूँकि बुक में मेंशन है इसलिए आपको बता रहे हैं कि मतलब ये फर्स्ट ईयर हो गया, जो सरकार से या ज़मींदार से ज़मीन लिया उसको हम क्या बोले? टीनेंट, काश्तकार। और झारखंड में जो है कितने टीनेंट है सीएनटी के अंदर? 4। कौन कौन से? पहले हो गए मुंडारी खूंट कटीदार। आपको बताएं कि इस एरिया में, छोटा नागपुर एरिया में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। तो मान लीजिए कि एक एक्स फैमिली है मुंडा कम्युनिटी की, वो आए, जंगल को साफ किए, खेती करने युक्त बनाए, तो उनके फैमिली में जो है ये अधिकार मिलेगा खूंट, मुंडारी खूंट का। लेकिन ध्यान रहे, छोटा नागपुर में जो अधिकार है ज़मीन का वो फीमेल्स को नहीं जाता है, जबकि संथाल परगना में जाता है, ठीक है। और पहला हम बोले कि काश्तकार, पहला टाइप क्या हुआ आपका? मुंडारी खूंट कटीदार हुआ। दूसरा हो गया रैयत, मतलब जो ज़मीन को लिया है किस चीज़ के लिए? खेती करने के पर्पज़ से। और इससे मिलता जुलता क्या है? रैयत से मिलता जुलता एक और चीज़ है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं टेन्योर होल्डर, भूधारक, ठीक है ना। अभी एक डिफरेंस आपको बताएंगे कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। और चौथा कैटेगरी है दर रैयत, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो आपका मुंडारी खूंट कटीदार है और जो भूधारक है टेन्योर होल्डर, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बुक में ये दिया गया है कि किस पर्पस के लिए ज़मीन लिया गया है, ठीक है, किस पर्पस के लिए ज़मीन लिया गया, उस पर्पस के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। जैसे भूधारक है टेन्योर होल्डर, तो उसका ये मतलब होता है कि उसने ज़मीन लिया है कि वो मतलब ना खेती करवाएगा और ज़मींदार को या सरकार को लगान देगा, ठीक है, पर्टिकुलर समय के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। उसका मेन मकसद जो है खुद खेती करना नहीं है, लेकिन जो ज़मीन को लिया है खुद खेती करने के लिए उसको बोलते हैं रैयत। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने डिटेल में फ्लो चार्ट और डायग्राम से आपको इसको समझाया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ हो सके आपको लिंक करने में दिक्कत हो, पहले तो मैंने ये बताया कि टीनेंट क्या हुआ? काश्तकार, कि मतलब जो किसी के अंदर ज़मीन को अधिग्रहण किया है, किसी के अंदर मतलब आप मान लीजिए ज़मींदार या सरकार से जो ज़मीन लिया है अलग अलग मकसद के लिए, उसको हम क्या बोल दिए? टीनेंट बोल दिए, ठीक है, काश्तकार। अब सीएनटी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 4 टाइप के काश्तकार हैं। पहला कैटेगरी क्या बताया आपको? मुंडारी खूंट कटीदार। दूसरा बताएं रैयत, तीसरा बताएं भूधारक टेन्योर होल्डर, और चौथा बताएं दर रैयत, ठीक है। और सीएनटी में कहीं भी दर रैयत को यहाँ छोड़ के कहीं बताया नहीं गया है। दर रैयत कौन होता है? जैसे ज़मींदार को या सरकार को लगान देना पड़ता है, लेकिन कोई एक बहुत छोटा किसान है, एकदम बहुत छोटा, उसका इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ बड़ा लगान जो है वो सरकार या ज़मींदार को दे सके, तो वो क्या करता है कि रैयत से ही, मान लीजिए कोई रैयत है, उसके पास मान के चलिए 10 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसी से वो जो है कुछ ज़मीन ले लेगा, खेती करेगा और वो लगान देगा दर रैयत को, तो इसको हम कहते हैं दर रैयत, ठीक है। तो सीएनटी में 4 जो है आपके टीनेंट हो गया, काश्तकार। और रैयत का प्रकार कितना है? रैयत के टाइप्स कितने हैं? तो 3 है, ठीक है। कौन कौन से? ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत। ये ऐसा रैयत होता है जो 12 साल तक, ठीक है,
एक ही गांव में जो है वो खेती कर रहा है, एक ही एरिया में वो खेती कर रहा है, तो उसको विशेष अधिकार दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत। और इसको अपने ज़मीन पे खेती के अलावा मछली पालन, फल लगाना, इवन कि वो टेम्परेरी घर भी बना सकता है। इसको सारे अधिकार मिले हुए हैं और इनको ज़मीन से बेदखल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत। ठीक है। दूसरा मतलब कैटेगरी होता है रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। आपको बताया ना कि जैसे स्टार्टिंग में जो छोटा नागपुर एरिया में आया, और अगर वो मुंडा जनजाति का है तो उसको हम टर्म दे दिए मुंडारी खूंट कटीदार, और अगर वो उड़ांव कम्युनिटी का है, उड़ांव समुदाय का, तो उसको हम बोले भुइंहरी ज़मीन। लेकिन भुइंहरी ज़मीन को स्टार्टिंग में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो ये आपको जो बताया ना, रैयत हैविंग खूंट कटी राइट, ऐसे रैयत जिनके पास खूंट कटी का अधिकार है ना, तो उसको ये रैयत का दूसरा प्रकार हुआ। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे उड़ांव को भुइंहरी अधिकार मिला है ना, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और थर्ड आपका क्या हुआ, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनअधिभोगी रैयत। तो ये जो है ये बस खेती ही कर सकते हैं, ये बस खेती ही कर सकते हैं। तो ये आपको जो है मतलब ध्यान में रखना है कि रैयत जो है वो कितने हुए, 3। अधिभोगी रैयत जिनको अपने ज़मीन पे सभी तरह का जो है चीज़ों करने का अधिकार है। दूसरा हो गया आपका रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स, रैयत जिनको खूंट कटी का अधिकार मतलब मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप भुइंहरी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। और तीसरा जो है अनअधिभोगी रैयत। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है CNT का भी, SPT का, जिसमें आपको फ्लो चार्ट के साथ चीज़ें बताई गई हैं। तो परेशान नहीं होना है, उसको पॉज करके 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। CNT SPT कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। और उसके बाद 2016 में इसके 3 सेक्शन, टोटल कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं, 19 चैप्टर हैं टोटल, और 271 जो है सेक्शन है, 271 सेक्शन है। और जॉन हॉफमैन के द्वारा जो है ड्राफ्टिंग की गई थी। यही सबसे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, मुंडारी खूंट कटीदार, भुइंहरी ज़मीन, मजिया ज़मीन, जीरत ज़मीन, यही सब क्वेश्चन रहेगा। और 2016 में कोशिश की गई थी रघुबर दास के टाइम पे, रघुबर दास सरकार के टाइम पे कोशिश की गई थी कि सेक्शन 21, सेक्शन 49 और सेक्शन 71A में संशोधन करने का। इससे बाहर मतलब पूछा नहीं जा सकता। लेकिन वही है कि बिना जनजाति लोग को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये कोशिश करी गई थी, इस वजह से जो है विरोध हुआ था और संशोधन नहीं हो पाया। तो ये तो रहा CNT का बात। अगर आप SPT पे आएंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो ये आपको संथाल परगना के बस 6 जिलों में लगता है, जिसमें आपका साहेबगंज है, दुमका है, गोड्डा है, पाकुड़ है, जामतारा है। ठीक है, साहेबगंज, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, उसके बाद देवघर। ठीक है, ये 5-6 आपको 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपको SPT लगता है। और SPT में 9 चैप्टर हैं और 72 सेक्शन है। 9 चैप्टर और 72 सेक्शन, और इसमें 3 काश्तकार हैं। ठीक है, रैयत को पता नहीं क्यों यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, वो भी होना चाहिए था। 3 काश्तकार हैं और 3 रैयत भी हैं। कौन कौन से 3 काश्तकार हैं? विलेज हेडमैन, ग्राम प्रमुख। ठीक है, दूसरा ग्राम प्रमुख हो गया टेन्योर होल्डर, भूधारक यहाँ भी होता है। विलेज हेडमैन हो गया आपका जो है ग्राम प्रधान हो गया, विलेज हेडमैन यानी कि ग्राम प्रमुख हुआ, फिर टेन्योर होल्डर भूधारक, और तीसरा जो कैटेगरी है वो मूल रैयत। और संथाल परगना के जो भी गांव हैं, गांव से जो चंदा वसूली मतलब लगान वसूली होता है, या तो उस गांव में ग्राम प्रधान होता है या तो मूल रैयत होता है। ठीक है, जो कि लगान वसूली करता है। और जिस गांव में ना ही ग्राम प्रधान हो ना ही मूल रैयत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? खास ग्राम। सिंपल सा चीज़ है कि जिस गांव में ना ही ग्राम प्रधान हो ना ही मूल रैयत हो, उसको बोलते हैं खास ग्राम, है ना। और CNT के मुकाबले में SPT जो है बहुत रिजिड है। इसमें ना के बराबर जो है ना
ज़मीन का ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत मुश्किल है। बस दान पत्र, गिफ्ट, डोनेशन, यही सब 2-3 तरीके हैं जिसमें आपको एसपीटी में ज़मीन दिया जा सकता है। और चूँकि एसपीटी इतना रिजिड है, इस वजह से संथाल परगना का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रैयत है ये भी 3 है, सीएनटी में भी 3 रैयत, एसपीटी में भी 3 रैयत। कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मेरा नाम अमित है, बोकारो में ही मैं रहता हूँ, ठीक है। बोकारो तो खैर नहीं आता। मान लीजिए कि मैं जामताड़ा में रहता हूँ, जामताड़ा में ही मेरा ज़मीन है, जामताड़ा में ही मेरा घर है, ठीक है। तो मैं क्या कहलाऊँगा, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, ठीक है ना, निवासी जमाबंदी रैयत। जहाँ घर है वहीं पे ज़मीन है। अब मान लीजिए कि राजू नाम का एक बंदा है जिसका देवघर में ज़मीन है लेकिन घर वहाँ पे नहीं है, ठीक है, घर कहीं और है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। और एक होता है कि ना ही मतलब कोई पर्सन जो है वो मान लीजिए देवघर में खेती कर रहा है लेकिन ना ही वहाँ पे उसका घर है और ना ही ज़मीन है, वो बस खेती करने के मकसद से, चूँकि देवघर जो है विकसित है, डेवलप है, जितने भी 6 ज़िले हैं उसमें से देवघर का पोजीशन बढ़िया है, दुमका का पोजीशन बढ़िया है। तो वो देवघर में मान लीजिए खेती कर रहा है लेकिन वहाँ पे ना ही उसका घर है ना ही उसका ज़मीन है, तो उसको क्या बोले, नए रैयत बोले, ठीक है। और संथाल परगना का बस एक ही सेक्शन जो है उसको बदलने की कोशिश की गई थी। कौन सा, सेक्शन नंबर 13, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 को बदलने की कोशिश की गई थी लेकिन वही बात बोले आपको कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसलिए 2016 में सीएनटी के जो 3 सेक्शन को बदलने की कोशिश हुई और एसपीटी का जो 1 सेक्शन बदलने की कोशिश हुई उसमें बदलाव नहीं हो पाया। इसके अलावा जो आपका सिंहभूम का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे जो आपका कोल विद्रोह हुआ था, है ना, कोल विद्रोह के बाद वहाँ पे सिंहभूम के कुछ इलाके में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड के किस हिस्से में जो है विल्किंसन रूल लागू, तो आपको बताना होगा सिंहभूम का कुछ पर्टिकुलर एरिया है चाईबासा के आसपास जहाँ पे विल्किंसन रूल लगा था, ठीक है ना। तो सीएनटी जैसे बोले कि 5 डिवीज़न है, संथाल परगना को छोड़ दीजिए, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल डिवीज़न, साउथ छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। ये चारों में लगता है क्या, आपका सीएनटी एक्ट। बस कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो है विल्किंसन रूल का भी जिक्र मिलता है और बाकी आपका संथाल परगना जो है वहाँ पे लगता है एसपीटी एक्ट। ये आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ झारखंड अपना 5वां अनुसूची में आता है और 13 जिलों में पूरे तरीके से, मतलब 13 जिले जो हैं पूरे तरीके से प्लस 3 जिले जो हैं वो आपको पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के अंदर मतलब आते हैं। हालांकि अभी तक झारखंड सरकार में पेशा अधिनियम नहीं बना है, बस ड्राफ्टिंग हुई है पिछले साल सितंबर 2023 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसलिए बीच बीच में जो है गवर्नर या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो सरकार को बोलते भी हैं कि लागू करिए, लेकिन यहाँ पे जो आप जानते हैं चीज़ें जो हैं कैसा ढीला ढाला चलता है, तो इस वजह से जो है मतलब नहीं हो पाया है। साथ ही साथ LARR लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना कि भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाए, तो 2013 से पहले जो है 1894 का अधिनियम चलता था भूमि अधिग्रहण का, लेकिन फिर सरकार केंद्र सरकार जो है एक नया नियम लेके आई, लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, और उसको फिर हमको लगता है कि संशोधन करके 2015 में शायद झारखंड में लागू भी किया गया। तो उसको जो है थोड़ा बहुत देख लेने का है, मतलब ऊपर भी देख लेंगे ना तो काम बन जाएगा, बेसिक जो चीज़ें हैं। और जैसे मान लीजिए जितने अधिकार मुंडारी खूंट कटीदार को है ना, उसके बाद आपको उड़ांव कम्युनिटी के भुइंहरी जो किसान हैं उनको है, जिनके पास भुइंहरी ज़मीन है, उसी तरह
संथाल परगना में एक नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, मूल रैयत। कि जैसे संथाल परगना में पहले पहाड़िया जनजाति मूल निवासी वो लोग थे, फिर बाद में जो है अंग्रेज पहाड़िया जनजाति को काउंटर करने के लिए संथालों को जाके वहाँ पे बसाएं। तो चाहे वो पहाड़िया की ज़मीन हो, चाहे वो संथालों की ज़मीन हो, अगर वो लोग साफ़ किए हैं, उसको खेती करने लायक बनाए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है वहाँ पे, मूल रैयती ज़मीन। ठीक है ना। जबकि सीएनटी में अलग अलग नाम दिया गया है, मुंडारी खूंट कटीदार या फिर जो है भुइंहरी ज़मीन, लेकिन एसपीटी में सिंगल नाम है मूल रैयत ज़मीन। और संथाल परगना गांव में गांव से लगान वसूल कौन करता है, या तो ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान अगर नहीं है तो मूल रैयत, और अगर दोनों नहीं हैं तो फिर कौन करे, मतलब उस गांव को क्या बोलते हैं, खास ग्राम। ठीक है। और संथाल परगना में जो है डीसी, मतलब हर चीज़ में आपको डीसी मतलब देखने मिलेगा। सीएनटी में उतना नहीं है, लेकिन संथाल परगना में कुछ भी आपको करना है तो डीसी का परमिशन अनिवार्य है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि लैंड ट्रांसफ़र पे सीएनटी में क्या नियम है। ठीक है। तो सेक्शन 46 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये बताया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, वो अपने रेवेन्यू थाना में ही ज़मीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं डीसी के प्रायर परमिशन से। ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए लिमिटेशन क्या है, अपना राजस्व थाना, अपना रेवेन्यू थाना, उसी के अंदर जो है ज़मीन का ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए सेम जिला के अंदर उनका दायरा जो है बढ़ा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए सेम राजस्व थाना है, रेवेन्यू थाना है, लेकिन जो आपका शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है। और ये डिमांड किया जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, मतलब देखिए सीएनटी और एसपीटी में संशोधन होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछता है कि आपको क्या लगता है सीएनटी एसपीटी में जो है बदलाव होना चाहिए, तो बोलिए बिल्कुल सर, चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनजाति और जो बाकी लोग उससे जो जुड़े हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि देखिए अगर सीएनटी में बदलाव होता है तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, अगर एसपीटी में बदलाव होता है तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। तुरंत झटके में कोई चीज़ कीजिएगा बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए, तो फिर तो मतलब गड़बड़ होगा। ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब ध्यान देना है यारों। और मैंने आपको बताया ही, नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप देखिए, आपको और अच्छे से आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी, आपको जो है मज़ा आ जाएगा। ठीक है। एकदम लेमन टर्म में डायग्राम बना के एक्सप्लेन किए हैं कैसे जो है, मतलब होता है ना, टॉप में आपको हो गए लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। ठीक है। जो भूस्वामी से ज़मीन लिए हैं अलग अलग मकसद के लिए, उसको क्या बोला गया, कास्कार, टीनेंट। और फिर जो है कास्कार में ही एक कैटेगरी रैयत का है, जैसे सीएनटी में। फिर रैयत कितने टाइप का हुआ, तो सीएनटी में जो है भूस्वामी, यहाँ पे ज़मींदार और सरकार। अब तो ज़मींदारी नहीं है तो अब सरकार समझ लीजिए, भूस्वामी लैंडलॉर्ड, और उससे जो ज़मीन लिए वो टीनेंट हुए, कास्कार। सीएनटी में 4 कौन कौन, मुंडारी खूंट कटीदार, रैयत, दर रैयत, ठीक है, और आपको टेन्योर होल्डर, भूधारक। और फिर रैयत कितने प्रकार का, 3, ऑक्यूपेंसी रैयत, अधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, और तीसरा कौन, रैयत हैविंग खूंट कटी राइट। ये हिसाब किताब हुआ सीएनटी का 1908, 11 नवंबर 1908। ठीक है। और आपका जो है जो एसपीटी है 1 अप्रैल 1949। हालांकि जो है पहला जो एसपीटी है वो तो आपको संथाल विद्रोह जब हुआ था उसके बाद ही बन गया था, लेकिन उसमें सुधार होते 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 आपको जो एसपीटी सप्लीमेंट्री वाला है वो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। और इसमें जो है भूस्वामी, कास्कार जो है, कास्कार में 3 कौन कौन से, ग्राम प्रधान, विलेज हेडमैन, दूसरा जो है आपका भूधारक, टेन्योर होल्डर, और तीसरा जो है आपका ग्राम प्रधान हो गया, भूधारक हो गया, और तीसरा जो है मूल रैयत। और जैसे सीएनटी में जो अधिकार, मतलब बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है ना, जो मुंडारी खूंट कटीदार हैं
या जो भूंयहर हैं, उसी तरह यहाँ पे अधिकार मिला हुआ है मूल रैयत को। और रैयत यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? मेरा जहाँ ज़मीन है वहाँ मेरा घर है। हम गोड्डा में रहते हैं, गोड्डा में ही मेरा ज़मीन है, गोड्डा में ही मेरा घर है, तो हम क्या कहलाएंगे? निवासी जमाबंदी रैयत, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। उसके बाद मान लीजिए मेरा दोस्त है राजू, ठीक है, उसका ज़मीन है गोड्डा में, लेकिन वो जाके बस गया अपने ससुराल में। उसका घर जो है मतलब वहाँ पे वो रहता नहीं है, वो बस गया अपने ससुराल में, देवघर में, तो वो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और एक थर्ड पर्सन है एक्स, वो मान लीजिए देवघर में आके खेती कर रहा है, लेकिन ना ही वहाँ पे उसका घर है ना ही उसका ज़मीन है, तो वो हो गया नए रैयत। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको जानना समझना ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इम्पॉर्टेंट भी है ना यार, जानना ही जानना है। ठीक है, हम ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।